नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सवाल पब्लिक में आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव के इत्र वाले मित्र पर आयकर की रेड का उत्तर प्रदेश के चुनावों से क्या कोई नाता है, और इसी सवाल का जवाब आज हम खोजेंगे इस पूरी चर्चा में। आज समाजवादी पार्टी के नाम से जो एक इत्र लॉन्च किया गया और उसे लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के 50 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने दस्तक दी, छापे पड़े और इसके बाद से एक जबरदस्त सियासी उबाल उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, क्योंकि सीधे सीधे आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, क्योंकि यूपी के कन्नौज से लेकर मुंबई तक जब ये छापेमारी हुई है तो चुनावी घमासान तो तय था। तो आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे और इन छापों के बाद जिस तरह का पॉलिटिकल सेंटीमेंट उभरकर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, खास मेहमानों से चर्चा में उसे हम डिकोड भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की टॉप 3 हेडलाइंस बता दें। देश में लगातार बढ़ रहे ओमाइक्रॉन के केसेस। पिछले 24 घंटे में केरल में 44 नए केस सामने आए। 29 दिन में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक नया वेरिएंट पहुंच चुका है। आज की दूसरी बड़ी खबर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने नए साल की दस्तक, जश्न में आतिशबाजी, भारत में नए साल का बेसब्री से इंतजार। टाइम्स नाउ नवभारत की अपील, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर रहें होशियार। आज की तीसरी बड़ी खबर, हैदरपोरा एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर पुलिस की दो टूक। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा शवों पर वोट पाना चाहती हैं पीडीपी अध्यक्ष। और आइए अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे। नवंबर में 22 सुगंधों को मिलाकर समाजवादी इत्र को लॉन्च किया गया, जिसकी एक झलक आपको हम दिखाएंगे। और जब इस इत्र की लॉन्चिंग हुई थी तो खुद उस समय समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया था कि 2022 में नफरतों की दुर्गंध को यह इत्र दूर करेगा। इस मौके पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यह परफ्यूम समाजवादी विचारधारा की याद तक दिलाता है। लेकिन उस वक्त किसे यह पता था कि समाजवादी इत्र को लॉन्च करने वाले एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन खुद काली कमाई के घेरे में होंगे और साल 2021 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2021 को जब उनके 50 ठिकानों पर छापेमारी होगी तो उनके ऊपर पड़े इन छापों से बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस कदर आमने सामने होंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में एक नई परिस्थिति उभरती हुई दिखाई देगी। पुष्पराज जैन के अलावा 3 और इत्र कारोबारियों यानी मोहम्मद याकूब, मलिक मियां और अनूप जैन के ठिकानों पर भी छापे पड़े। बीते दिनों ही कन्नौज के ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़े छापे भी आपको याद होंगे। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम्स ने यह छापेमारी की थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला था और अखिलेश यादव ने कहा था कि पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का संबंध नहीं बल्कि उल्टा उन्होंने तंज कसा था कि पता किया जाए कि वो किसके आदमी और क्या संबंध बीजेपी के नेताओं से हैं। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी वाले पी जैन यानी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े तो अखिलेश यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। जिस पर छापा पड़ा पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। तो अखिलेश यादव के आरोपों को आपने यहां सुना। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है और केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग है।
लेकिन आज की कार्रवाई को लेकर और आज के दिन भर की जो तस्वीरें दिखाई दी उसको लेकर एक दिलचस्प पहलू भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। दरअसल आज ही कन्नौज में अखिलेश यादव अपने एमएलसी पुष्पराज जैन, जिनके यहाँ छापे पड़े, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। अब ये एक संयोग हो सकता है कि चुनावी माहौल में छापों की नीयत को लेकर, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ रही हैं, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में जब अखिलेश यादव आयकर की कार्रवाई को चुनावी बता रहे हैं तो जोरदार जवाब योगी आदित्यनाथ ने भी उनके इन आरोपों पर दिया। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो आपको परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, केंद्रीय एजेंसीज के रोल पर राजनीतिक घमासान आज का नहीं बल्कि बीते 2 हफ्तों से लगातार जारी है। नाम है मेरे पास कुछ जो आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। पहले अखिलेश यादव के 4 करीबियों पर आयकर की रेड पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव, अखिलेश के करीबी माने जाने वाले जैनेन्द्र यादव और कपड़ा कारोबारी राहुल भसीन के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड डाली। और इसके बाद ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि अभी तो सीबीआई और ईडी भी आएंगे। उस समय भी उन्होंने ये आरोप लगाए। जब पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस रेड पड़ी तो करोड़ों की नकदी और सोना बरामद किया गया। तब उनके राजनीतिक कनेक्शंस को लेकर भी अपने अपने दावे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से थे। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापे पड़े हैं तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आर पार की सियासी लड़ाई छिड़ गई है। और इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज सवाल पब्लिक का में हम सवाल उठाएंगे। तो आज के जो मुख्य सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा होगी, पहला सवाल यह है कि जांच एजेंसीज की नीयत पर आखिर अखिलेश यादव को शक क्यों है, वो बार बार जांच एजेंसीज पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल आज ये होगा कि क्या सरकार के इशारे पर एसपी एमएलसी के ठिकानों पर रेड पड़ी, जो कि अखिलेश यादव का आरोप है, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में। तीसरा बड़ा सवाल यह होगा कि क्या चुनाव के लिए केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, क्योंकि यह आरोप सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है। इससे पहले जो पिछले चुनाव भी हुए उसमें दूसरे विपक्षी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं। चौथा बड़ा सवाल यह होगा कि समाजवादी चुनौती से डरकर क्या रेड डलवाने का ये दावे में कुछ दम है या नहीं। और पांचवा बड़ा सवाल आज होगा कि क्या रेड को चुनावी बताकर भ्रष्टाचार के आरोप दबाए जा सकते हैं। कर नहीं तो डर नहीं। तो आइए अब सीधे आपका परिचय कराते हैं उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी आ गए हैं इस बातचीत में। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से शुचि विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाह रही हूं। आरोप सीधा है जी, पी जैन की तलाश थी लेकिन गलती से छापा पहले दूसरे पी जैन पर डाल दिया। निशाना तो पुष्पराज जैन पर था और आपके एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप वो बता रहे हैं, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है ग्राउंड पर, बौखला गई है बीजेपी। देखिए, बचकाने नेता बचकाने बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। भारत की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो टैक्स डिफॉल्ट की जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे डीआरआई हो, चाहे ईडी हो, ये सारी एजेंसीज बिना प्रमाण के, बिना किसी जो है एक पारदर्शी प्रक्रिया के वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सीजीएसटी ने अहमदाबाद से बाकायदा जो है पुष्पराज जैन के बारे में पूरी जानकारी जमा करके फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की। इनकम टैक्स ने उसी तरह से जो है पीयूष जैन के बारे में सीजीएसटी ने अहमदाबाद से पूरी एक प्रक्रिया का पालन करते हुए और उसमें जिस तरह की बरामदगी हुई है, उस बरामदगी के बाद जो है पेट में पीड़ा समाजवादियों को क्यों उठ रही है, सवाल उठा था। मनोज यादव पर रेड हुई तो क्या वहां काला धन नहीं मिला? राजीव राय पर हुई, क्या काला धन नहीं मिला? अब
पुष्पराज जैन पर हो रही क्या काले धन की संभावनाएं नहीं है? और आप जब रैलियों पर यहाँ जब हमला हो रहा है तो क्या जो रैलियां हो रही हैं उन रैलियों में भीड़ क्या पुष्पराज जैन के पैसे से लाई जा रही थी, पीयूष जैन के पैसे से लाई जा रही थी, मनोज यादव के पैसे से लाई जा रही थी, राजीव राय के पैसे से लाई जा रही थी कि उस भीड़ पर असर पड़ जाएगा? रामगोपाल यादव जी का बयान में सुन रहा था तो ऐसा मन में प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न हुआ तो कि क्या जो भ्रष्टाचार का पैसा है, जो काला धन है, काला धन बांट कर रैलियों में आप भीड़ जुटा रहे हैं क्या? वरना आपको क्यों परेशानी होनी चाहिए? काले धन का कारोबारी है, उसके यहाँ रेड होती है, उसके यहाँ काले धन की बरामदगी होती है, वो प्रक्रिया के तहत करता है। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई कर नहीं तो डर नहीं, कार्रवाई हो रही है तो भारत अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। अजीज खान साहब, हाँ, क्या आवश्यकता है? जी देखिए मीनाक्षी जी, अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था और देखिए इनकी बात करने का जो तरीका है उसमें गंभीरता नहीं दिख रही है। जैसे आपने कहा ना सैलाब, देखिए यूपी में बीजेपी आज डर गई है, उसको हार का डर है, जन सैलाब उमड़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस सारी प्रक्रिया को देख करके, जन सैलाब को देख करके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से उन्होंने मांगा है, सहयोग मांगा है कि आईटी दो और मैं अपनी जहाज भर लेकर घूमूंगा, और वो लेकर घूम रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आप जान लीजिएगा कि बीजेपी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी नाकामियों का जो दुर्गंध है ना, ये पूरे देश में चाहे जैसे फैलाए, लेकिन देश को हिसाब देना जी, बड़ी अजीब सी कोरोना परिस्थिति हो गई उत्तर प्रदेश में। आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव से पहले होते हैं, ये सुगंध और दुर्गंध की बातें कहां से चुनावी राजनीति में दिखाई दे रही हैं? नहीं, मैं तो परिस्थिति की तरफ इशारा कर रही हूँ। जनता से कुछ गंभीरता से बातें होंगी, गंभीर मुद्दे आएंगे, ये सुगंध दुर्गंध इन सब बातों का क्या मतलब है? अरे बात तो सुनिए, क्या मुख्यमंत्री महोदय को हिसाब नहीं देना पड़ेगा? 196 करोड़ पीयूष जैन के यहाँ कैसे निकला? 23 किलो सोना कैसे निकला? 600 किलोग्राम चंदन का तेल कैसे निकला? सोने पे मोहर कैसे लगी हुई है विदेश की? कैसे आया? जहाज से आया, पानी वाली जहाज से, या उड़ के आया? कौन हिसाब देगा? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? जवाबदेही किसकी है? आपने नोटबंदी की थी, कहा था काला धन खत्म, ये काला धन कहां से आया? कौन हिसाब देगा? अरे भाई इनको तो पसंद ही ना फूल के। मेरा बस एक सवाल आपसे अजीज जी, बस एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी पड़ रही है, अगर पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी पड़ रही है और उस पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर एजेंसी को ये लगता है कि ये जो धन अकूत धन जमा है और उस पैसे का हिसाब उन्हें लेना है तो हिसाब देने में गड़बड़ क्या है? यहाँ पे परेशानी क्यों हो रही है? देखिए आज हमारे नेता यहाँ छापा मारा, कोई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है, आप देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है। इससे पहले छापा हमारे नेता के यहाँ हुआ, 17,000 रुपए बरामद हुआ। देखिए जब पीयूष जैन जो इनके अपने लोग हैं उनके यहाँ छापा पड़ा, अकूत संपत्ति प्राप्त हुई, तो उस कहीं ना कहीं ये लोग खिसिया गए। इनको लगा कि जवाब देश मांग रहा है, लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर शासन सत्ता में आप बैठे हैं, क्यों हिसाब नहीं देंगे? ऐसी स्थिति में उन्होंने आज छापा जब मारा, किस पी जैन पर छापा पड़ना था और किस पी जैन पर छापा पड़ गया? पहले प्रेम शुक्ला जी, किस पी जैन पर छापा पड़ना था और किस पर छापा पड़ गया? मैंने कहा ना, बचकाने लोगों से इस तरह के बचकाने तर्क के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सीजीएसटी कैसे छापा मारती है उस प्रक्रिया का ज्ञान अजीज खान, ना तो अजीज खान जी को है ना श्रीमान अखिलेश सिंह यादव को है। चूंकि वो जो मुख्यमंत्री भी थे तो बेचारे प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको प्रशासन कैसे काम करता है, लेकिन एजेंसियां कैसे काम करती है, प्रेम शुक्ला जी समझ में लेकिन ये नहीं आता। सुनिए तो सही प्रेम शुक्ला जी, समझ में ये नहीं आता, लेकिन एक सेकंड सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, समझ में ये नहीं आता कि ये जो छापेमारी होती है ये चुनाव से पहले पहली बार तो नहीं हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, यहां भी देखी गई है कि चुनावों से पहले इस तरह की छापेमारी जब विपक्ष के नेताओं पर पड़ती है तो वहां पर शक गहरा जाता है। और यही आरोप है जब ये विपक्ष ये कह रहा है कि आप सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए छापेमारी की यह कार्रवाई सतत 5 वर्ष चलती है, क्योंकि एजेंसी जो है
वो किसी पार्टी के अंतर्गत काम नहीं करती, सबकी स्वायत्तताएं हैं। हर अधिकारी जो है पहले अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करता है, उसके बाद किसी की बात सुनता है। उसके अतिरिक्त जो है कोई कार्रवाई बिना प्रमाण के कोई अधिकारी किसी अपराधी के खिलाफ, किसी कर वंचक के खिलाफ, किसी कालाबाजारी के खिलाफ बिना प्रमाण के कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, अजीत पवार के रिश्तेदारों के 1000 करोड़ पकड़ लिए गए। अब 1000 करोड़ पकड़ लिए तो कह दिए गलत। स्टालिन वहां कोई जो है तमिलनाडु में चुनाव नहीं है, स्टालिन के परिजनों से पकड़ा ईडी ने पैसा। वहां जो है चंद्रशेखर राव के रिश्तेदारों से पकड़ा गया पैसा। बहुत सारे लोगों के पैसे पकड़े जाते हैं, लगातार कार्रवाई होती है। लेकिन तब जो है चूंकि राजनीतिक दल उसमें कहेंगे तो उल्टा और एक्सपोज होंगे। चुनाव आया तो वो कार्रवाई की प्रक्रिया जो कि चुनाव के समय ज्ञात तथ्य है कि बहुत सारे राजनीतिक दल अपने काले धन को बाहर निकालते हैं और काला धन बांटते हैं, तो एजेंसियों को जानकारी मिलती है, कार्रवाई करती हैं। ठीक है, आपको भरोसा है इनकी बातों पर? शुचि विश्वास, देखिए चंदाजीवी लोग हैं। जब चंदे में चोरी करते हैं तो फिर जब कुछ रास्ते नहीं दिखते हैं तो फिर छापा जीवी हैं। बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी के यहाँ छापा लगाएंगे, उनके भतीजे के यहाँ लगाएंगे। राजस्थान के यहाँ जाएंगे तो गहलोत साहब के यहाँ, उनके रिश्तेदारों के यहाँ लगाएंगे, कभी स्टालिन साहब के यहाँ लगाएंगे। तो चूंकि सरकार के पास नाकामियों का पुलिंदा है, अब जबकि उसे 5 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का समय आया है, तब सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण, चंदाजीवी, आपने देखा ही कि किसानों के मुद्दे पर सरकार ने क्या किया। भाई 700 किसानों की शहादत हुई और प्रधानमंत्री जी के त्याग और तपस्या में कमी रह गई। और पीयूष जैन और पम्मी जैन में उतना ही फर्क है जितना नीरव मोदी और श्रीमान नरेंद्र मोदी में है। लेकिन छापाजीवी अपने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की प्रक्रिया से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सरकार उन्हीं के गठबंधन में है। और जब आप उनसे तर्क की बात करेंगे तो वो वर्तमान में किसी भी तर्क का उत्तर नहीं देंगे, वो फौरन भूतकाल में जाएंगे। वो फौरन बाबर, औरंगजेब, आक्रांता, तब वो नहीं बताएंगे कि चाइना ने बॉर्डर पर गांव बसा लिया है, पेंटागन की रिपोर्ट आई है उस पर क्या कहना है, एनएसएसओ का डेटा आया है 45 वर्षों में ऐतिहासिक बेरोजगारी है उस पर क्या कहना है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं उस पर क्या कहना है। तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और बताते हैं, दीपदान करने के बाद संविधान कब्रिस्तान करते हैं, फिर तो कैराना जाते हैं, हिंदू पलायन लेके आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये पुराना चरित्र है, वो तो डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं। और प्रवक्ता महोदय अभी भी जो बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, जब वो राजनीतिक डिबेट करते हैं तो लगता है आपका चैनल पे प्रवचन कर। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है, प्रेम शुक्ला जी, बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जब अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था से लेकर हाईवेज का जो निर्माण हुआ या जो बाकी उपलब्धियां बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी गिनाती है, उन पर क्या भरोसा नहीं है? उनका जिक्र क्यों नहीं होता है? नहीं, हम हर चीज का जिक्र करेंगे। हमारा भ्रष्टाचार को नष्ट करना भी एक संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी ने भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ 1996 से हमारी राष्ट्रीय नीति है। तो भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जब राष्ट्रीय नीति है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारे नेतृत्व की सरकार निश्चित तौर पर जो एजेंसियों को स्वायत्तता देगी कि भ्रष्ट लोगों को पकड़ो तो चिदम्बरम जेल जाएंगे, चुनाव रहे नहीं रहे, रॉबर्ट वड्रा बेल पे रहेंगे, चुनाव रहे नहीं रहे, चाची 420 श्रीमती सोनिया गांधी वो बेल पर रहेंगी, उन पे 420 केस चलेगी नेशनल हेराल्ड का कब्जे वाली। और जहां तक बात करते इतिहास बोध और वर्तमान बोध, 1 इंच भूमि भी भारत की चीन की औकात नहीं कि ले ले 1 इंच। देखिए चिल्ला रही बीच में, इनको शांत करें, धैर्य खो रही है। आपा ना खोएं, आपा ना खोएं, आपा न खोएं, कृपा करके। देखिए फिर डिबेट में यही होगा ना शुचि जी। देखिए फिर आप एक तुलना आप देंगी, प्रधानमंत्री का नाम आप किसी के साथ जोड़ेंगे, फिर एक तुलना वो करेंगे जब सोनिया गांधी का नाम वो किसी के साथ जोड़ देंगे। मैं चाहूंगी कि हम मुद्दे पर आधारित होकर हम बात करें, ठीक है? मुद्दे पर, ठीक है, निजी अटैक्स और निजी कमेंट एक दूसरे पर ना करें, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप दोनों से। मैं काम की बात कर रही हूँ, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी, आपने अपना पॉइंट रखा, ठीक है। मैं हर्षवर्धन जी का भी यहाँ पर एक जो है रिएक्शन शामिल करना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, मैं आऊंगी, प्रेम शुक्ला जी अभी आऊंगी, डिबेट में अभी बहुत समय बाकी है। हर्षवर्धन जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग के, बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो इस तरह के राजनीतिक बयान देकर क्या उस बात को सिरे से खारिज किया जा सकता है?
हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये बहुत आसान है और ये स्वाभाविक है। ये आरोप लगता है, उसमें कहा भी जाता है कि भाई जब चुनाव होते हैं तो क्यों केंद्रीय एजेंसियां बड़ी सक्रिय हो जाती हैं, और वो राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल से लेकर अब पहुंच गई हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न है कि जनता के मन में क्या परसेप्शन है, और क्या जनता को लगता है कि ये जो छापे पड़े केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस कदर है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। अब 200 करोड़ रुपए किसी के घर में मिल रहे हैं, और अब तो अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। तो जनता के बीच में परसेप्शन की ही लड़ाई है। अब चुनाव के दौर में हैं हम, अब 4.5 साल बीत जाते हैं, और जब आखिरी के 6 महीने होते हैं तो विशुद्ध चुनावी राजनीति होती है। जो काम करना है, जो कुछ विकास का काम या दूसरी योजना है, वो सब हो गई है, वो हो रहा है लोकार्पण शिलान्यास। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि देखिए हमारा जैन नहीं, दूसरा जैन पकड़ा गया, वो तो उनका जैन है। अब इस तरह से एजेंसियों का मजाक बनाने की कोशिश, कोई फिल्म नहीं चल रही है। हम लोग इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रहे हैं, जानते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है कागज पे पीजे लिख के दे देंगे और कहेंगे जाओ जांच कर लो। वो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, बहुत से एविडेंस होते हैं, उसके आधार पर किसी के खिलाफ इस तरह की रेड होती है। अगर वो एजेंसियों का दुरुपयोग है तो भी। लेकिन जो निर्मला जी ने जो सवाल क्या जवाब दिया है कि क्या जांच एजेंसियां खाली हाथ लौटी? 200 करोड़ रुपया, 23 किलो सोना, चंदन का, इसका मतलब यह है कि वो आदमी कहीं ना कहीं काली कमाई कर रहा था, भ्रष्टाचार कर रहा था। यूपी की जनता ये सोच रही कि अच्छा चलो इसी बहाने सही कार्रवाई तो हुई। अब पुष्पराज जैन पर जांच का छापा पड़ा है, सब कुछ हुआ है, वो आज देर रात तक या कल सुबह आएगा कि आखिर क्या क्या मिला है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो पब्लिक परसेप्शन है उसमें ये बात चल रही है कि अगर एजेंसीज का ये दुरुपयोग है, जिसका आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचारी था कि नहीं, तो उनके सामने गड्डी नजर आ रही, ये बहुत स्पष्ट है। ये बड़ा बिंदु है, यहाँ पर बड़ा बिंदु है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जो यहाँ पर रखा है। और देखिए अजीज साहब, यही बड़ा सवाल है कि बेशक आपके आरोप उनकी तरफ ये कि सेंट्रल एजेंसीज का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां पर एक अकूत संपत्ति मिली जिसका रिकॉर्ड अभी लेना है एजेंसीज को। और यही सवाल निर्मला जी ने भी उठाया है कि क्या एजेंसीज खाली हाथ लौटी हैं? और अगर ये सेंटिमेंट जनता को समझ में आ जाता है तो फिर चुनाव में तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मीनाक्षी जी, यही तो सवाल है मेरा कि 200 करोड़ रुपया निकला है, सत्ता में कौन बैठा है? केंद्र में कौन बैठा? उत्तर प्रदेश में कौन बैठा है? कौन राजा है? आपके राज में आखिर यह कुछ संपत्ति आई कहां से? आपकी पुलिस कहां थी? इंटेलिजेंस कहां था? सोना है, उसमें मोहर लगा है विदेशी, हवाई जहाज उड़ करके आया या पानी की जहाज से आया? कौन जवाब देगा इसका जवाब कौन देगा? नहीं तो लेकिन सवाल क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा जब अखिलेश जी उसी पुष्पराज जैन के साथ दिखाई देंगे जिस पर आज छापा पड़ा है, समाजवादी इत्र लॉन्च होगा, तो सवाल क्या आपसे नहीं पूछे जाएंगे? और उसके बाद और सुनिए, अपने मित्रगण को बचाने के लिए देखिए, प्रयास देखिए, डीजीजीआई कह रहा है कि साहब ये टर्नओवर है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल सर आपसे ये है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं ना, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जिस व्यक्ति के साथ मंच साझा कर रहे हैं उसके साथ मिलकर समाजवादी इत्र छिड़क रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इत्र 2022 में हर तरह की दुर्गंध को दूर कर देगा, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर आपसे भी। मैं वही कह रहा हूं मीनाक्षी जी, पुष्पराज जी के यहाँ खाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला हुआ है, हमारे दूसरे नेता के यहाँ 70,000 रुपए मिले हैं। आज जो इनके लोग हैं, इनके जैन साहब हैं, वो 200 करोड़ रुपए आखिर उनको मिला है, उनके यहाँ से सोना मिला है, कौन जवाब देगा? और जो ये चंदन के तेल में नहा रहे थे बीजेपी के लोग, कौन जवाब देगा? और आज डीजीजीआई जो बचा रही है, डीजीजीआई किसके अंडर में आती है? तेरी टर्नओवर है। एक बात आप समझिए, जो वो शेर है ना, बड़ा मशहूर शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार तुम्हारा है। अरे भैया आप लिखिए ना, जनता जवाब देगी, जनता को जवाब देना है आपको। एक बात जानिए, कोरोना की लाशें लोग भूले नहीं है, लोगों को अब भी पता है कि गंगा में बही है लाशें, दफनाया नहीं जा सकी है, जलाई नहीं जा सकी है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था चरम पर है। कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको इस हिसाब से डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं इस पर जवाब दूंगी प्रेम शुक्ला जी से। त्रिपाठी जी बोलिए। एक ये बर्नी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल सचमुच जानना चाह रहा हूं कि ये सही, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, 200 करोड़ मिला, सोना मिला, चंदन का तेल मिला,
ये तो कोई देश में कह नहीं रहा है कि एकदम से सब खत्म हो गया। नोटबंदी के समय 2 लाख कंपनियां बंद हुई थी। नोटबंदी के समय देश में ढेर सारे सुनारों पर छापे पड़े थे और वो पकड़े गए थे। नोटबंदी के बाद हमने देखा ऐसे कई मामले सामने आए। इसमें पीयूष जैन ने जो एक बात कही है और जो सामने आई वो जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि हम 500-500 के नोट में 147 करोड़ इसलिए रख रहे हैं कि 2000 की नोट ये सरकार बंद कर सकती है, बड़े नोट बंद कर सकती है। तो ये जो उसके दिमाग में था, अगर वो इतना डरा हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी का अगर आदमी है तो आपको तो खुश होना चाहिए था ना। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? मौका दिया जाए मीनाक्षी जी, मौका दिया जाए। शायद हर्षवर्धन जी एक अजीज साहब जवाब दीजिए, मैं फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। पत्रकार है ये बताइए, सोशल मीडिया नहीं है क्या आप? ठीक है, आपने फेसबुक अकाउंट नहीं नहीं, ये हम कैसे है, ये कोई सपा का प्रवक्ता थोड़ी न तय करेगा। कर चुके हैं अजीज खान, नहीं, आपने कहा कैसे पत्रकार हैं, तो जैसे नेता। अजीज साहब ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए तो मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। अजीज खान जी, आप नहीं तय करेंगे कौन कैसे पत्रकार है। 2-3 सवाल आपसे आप बताइए। चुनाव के वक्त खाली विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापा, सत्ताधारी नेताओं के यहाँ छापा क्यों नहीं? चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, क्या सत्ताधारी पक्ष के नेताओं के यहाँ छापा नहीं होना चाहिए? बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? अब बताइए, बड़े पत्रकार हैं देश के आप लिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बताइए ना हो गया कि नहीं? अगर आपकी खत्म हो गई तो आपकी बात बता ना। नहीं, सत्ता पक्ष के लोग दूध के धुले हैं ना। ठीक है, इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, छापे तो विपक्ष के नेता उनके करीबियों पर पड़ रहे हैं और चुनाव के समय पर जब पड़ रहे हैं तो बड़ा आरोप आपके ऊपर ये है। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा आरोप आपके ऊपर ये है। ठीक है अजीज साहब, एक सेकंड रुकिए ना। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा आरोप आपके ऊपर ये है कि इलेक्शन में जिस तरह की भीड़, जन सैलाब उमड़ रहा है अखिलेश यादव की रैलियों में, इलेक्शन कैंपेन की कमर तोड़ने के लिए ये छापेमारी हुई है। देखिए, ये आपको कुछ भी आरोप लगाएंगे ना, अगर आप किसी कालाधन, जैसे जो है दाऊद इब्राहिम को बम कांड के आरोप में अभियुक्त बना दिया गया, तो उन्होंने आरोप लगाया मुसलमान था इसलिए मुझे बना दिया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन सट्टा के केस में पकड़े गए, कहा मैं मुसलमान हूं इसलिए जो है मुझ पर आरोप लगा दिया। नदीम श्रवण ने जो है गुलशन कुमार की हत्याकांड के अभियुक्त हो गए, उन्होंने कहा मुसलमान हूं इसलिए। तो भाई हर कोई इस तरह की बातें करता है, ये सत्य है। कालाधन पकड़ा गया है, काला, देखिए बीच में बोल रहे हैं आप। मीनाक्षी जरा शांत कराएं, अजीत भाई जरा शांति। नहीं सुन रहे हैं, आपको आसानी से आराम से, मुझे पता है कि व्यग्र हैं अत्यंत। आपका कालाधन पकड़ा जाने के कारण आपकी व्यग्रता, आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी की हताशा, समाजवादी पार्टी जो है काले धन को पकड़े जाने के बाद में किस तरह से पकड़ा गया है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि काला धन पकड़ा गया है, ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं काला धन पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक ये तो पता चल नहीं पाया पीयूष जैन किसका आदमी है। काला धन किसका है ये कैसे पता चलेगा? आपने कैसे मान लिया कि समाजवादी पार्टी का ही है? कैसे नहीं वो तो आरोप उल्टा आप पर लगा रहे हैं। नहीं, आपसे नजदीकियों पर, आपसे उनकी नजदीकियों का आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए ना, मैं उनकी तरह कपोल कल्पित आरोप नहीं। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहा हूं, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि डीजीजीआई ने इनपुट दिया है कि पीयूष जैन के रिलेशंस, पीयूष जैन के कुछ एंट्रीज पंपी जैन के अकाउंट्स में है। उसके आधार पर कार्रवाई आईटी ने पंपी जैन पर की है। इनपुट है, ये आप ही की स्टोरी है। अब इनपुट कब होगा? जब एविडेंस होगा। आप ओपनली कह रहे हैं कि हमारा पंपी जैन हमारा आदमी, आपका हमारा एमएलसी है, आप समाजवादी की तरह लॉन्च करते हो। उसके ट्रांजैक्शंस जो है वो पीयूष जैन के साथ हैं। तो पीयूष जैन जो है, और पीयूष जैन पे छापा पड़ते ही आप छाती पीटने लगते हो, क्यों काला धन निकल गया, क्यों काला धन निकल गया। अरे साहब, इसलिए निकल गया क्योंकि हम काला धन को पकड़ते हैं। हम काला धन में स्वयं कारोबार नहीं करते। बेहिसाबी संपत्ति का आरोप श्रीमान अखिलेश सिंह यादव अभियुक्त हैं। और आजम खां अगर बकरी चुराएंगे तो उसके लिए जयाप्रदा को चार्ज नहीं किया जा सकता ना। बकरी चोरी के आजम खां पर पड़ेंगे। अगर गायत्री प्रजापति बलात्कार पकड़े जाएंगे, करीबियों से कभी काला धन नहीं मिला क्या? बीजेपी के करीबियों से कभी काला धन नहीं मिला? आरोप लगाए। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के करीबियों से कभी नहीं मिला काला धन क्या? किससे मिला मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे हैं, बीजेपी के करीबियों से कभी काला धन नहीं मिला क्या? बीजेपी के किसी करीबी के यहाँ से, अच्छा, किसके यहाँ से मिला मुझे बताइए ना, कार्रवाई होगी उस पर। हाँ बताइए। कोई आपके पास जानकारी हो दीजिए।
मेरे पास नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आप कंफर्म कर दीजिए, फिर उसका दूसरा वर्जन आपके सामने रखें। राजनीति अगर ठीक है, मेरे पास जानकारी है, शुचि जी, ठीक है, शुचि जी, वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आ रहा है इस टाइम पर, और अगर कोई होगा तो अरे इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे, दिलचस्प बिंदु है, रुकिए इस पर बात होगी, इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आ रहा है यहाँ पर। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से जी, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। ऐसा लग रहा है राजनेता भी ऐसे हो गए हैं। शुचि जी, समझ नहीं आ रहा पीयूष जैन किसका आदमी है। नहीं, लेकिन मैं तो झूठ बोलता नहीं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आपके पास कोई मेरी सच बात हो तो जरा कि विपरीत कुछ हो तो कृपया पेश करें। आसमान में ठिकाने नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की जनक और जननी है। अभी पूछ रहे थे नाम बताइए, कार्यवाही करेंगे। भाई, गृह मंत्री साहब के बेटे जय शाह हैं, 16,000 गुना तरक्की हुई थी उनकी अचानक। और जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक में 700 करोड़ रुपया वायर ने माफी मांग ली है, जांच ही ना हुआ। सुन लीजिए, बाकी तो वायर ने माफी मांग ली है कोर्ट में। मुकदमा ना हो तो नहीं, आपकी जानकारी शुद्ध कर दे रहा हूँ, आपकी जानकारी शुद्ध अपडेट कर दे रहा हूँ। पप्पू पार्टी 2014 में चल रही है, अपडेट कर दे रहा हूँ। और ललित मोदी जब देश से भागे थे, नीरव मोदी के यहाँ शराब पीने राहुल गांधी गए थे। माल्या साहब जब नीरव मोदी के यहाँ शराब राहुल गांधी पी रहे थे। साहब से मिले थे। और नितिन संदेश विजय माल्या की टिकट पर, किंग फिशर की टिकट पर श्रीमती सोनिया गांधी ट्रैवल कर रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह फोन करते थे लोन दिलाने के लिए। इसके अलावा 68,000 करोड़ रुपया विजय माल्या भी सुन लीजिए, आप ही की करतूत थे। वेव ऑफ किया। आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, आवाज भी मिल रही है और दावे भी सुनाई दे रहे हैं। लेकिन शुचि जी, जब आपने मैं एक शेर के साथ आपके पास आई थी, आपने भी एक शेर से जवाब दिया, लेकिन उसके बाद आपने ये लाइन कही कि बीजेपी भ्रष्टाचार की जनक है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर सवाल वही आता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ। अब उसके उदाहरण मैं आपको गिनाने लगूंगी। आपकी तो सरकार चली गई, चाहे 2G का मामला रहा हो या दूसरे जो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप, बड़े बड़े मंत्री तक जो है उन आरोपों में घिरे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल यहाँ पर ये था, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं तो फिर अपने गिरेबान में झांकना हम भूल जाते हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए यही सत्ता का चरित्र है। जो कुर्सी के इस तरफ बैठा होता है वो ये भूल जाता है कि उसके दौर में क्या हुआ है। हर्षवर्धन जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये छापेमारी क्या एक ऐसा मुद्दा बनेगी जो ये तय करेगा कि सरकार और सत्ता में कौन बैठने वाला है? देखिए मीनाक्षी जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये कोई कहे कि राजनीति बिना धन के हो सकती है और राजनेता धन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये तो एकदम जिसको कहते हैं ना कि मक्खी निगलने वाली बात हो जाएगी। और इसको लेकर बार बार राजनीतिक सुधारों की बात होती है, बार बार ये कहा जाता है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया दुरुस्त हो। लेकिन चाहे जो आरोप प्रत्यारोप लगे, 200 करोड़ के नोटों की गड्डी अगर सामने दिख रही है तो जनता को तो अच्छा लगता है कि एक भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। और अगर विपक्षी पार्टियां इसको लेकर ये कह रही कि ये भाजपा का आदमी था तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। जैसे मैं खुश हूं, मुझे तो कोई भी भ्रष्टाचारी अगर पकड़ा जाता है तो मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन सरकार में या कौन नहीं होगा। लेकिन यह बात सच है कि 5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और 7 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार पर, और उससे पहले वो मुख्यमंत्री भी रहे। हर्षवर्धन जी, आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, बस एक सेकंड के लिए रोक रही हूं आपको, सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रही हूं। त्रिपाठी जी, सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रही हूं, क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया है और ये सवाल हमसे आंध्र प्रदेश के सुलूरपेट से अर्चना श्रीवास्तव ने पूछा है। क्योंकि आप जो बात कर रहे थे ये सवाल उससे मिलता जुलता, ये आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। जो सवाल इन्होंने पूछा है, दरअसल ये सवाल आम जनता की नब्ज को बताता है। ये सवाल ये बताता है कि तरह की घटनाओं को आम जनता घर बैठकर टेलीविजन में, खबरों में, अखबारों में सुन रही है, तो उनकी साइकी इस वक्त क्या कहती है। अर्चना श्रीवास्तव ये पूछ रही हैं, जब आम लोगों के यहाँ छापे पड़ते हैं तब राजनीतिक दल जांच एजेंसीज पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? क्या आम लोग चोरी करते हैं और राजनीतिक दलों के लोग दूध के धुले हुए हैं? ये सवाल आया है। और देखिए हर्षवर्धन जी, इसी में मैं अगर आज एक लाइन और जोड़ दूं, 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। जरा पता करिए किस तरह से जो है आज वेबसाइट क्रैश हो रही है, लोग इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर हम ये भी देखते हैं जहां इस तरह के दन कुबेर बैठे हुए हैं, उनके पास जब छापे पड़ते हैं तो फिर किस तरह से राजनीतिक दल जो उनके सहयोगी भी रहे हैं, करीबी रहे हैं, उन्हें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है।
तो ये अपने आप में एक मेटाफोर है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन जी। बिल्कुल, अर्चना जी का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और सच बात है। आज 31 दिसंबर है जो इनकम टैक्स नहीं फाइल कर पाया होगा, संयोगवश हमारा भी अभी 4 दिन पहले ही रिटर्न फाइल हो गया। तो हमारे तो अगर 25-50 हजार का टैक्स लायबिलिटी आ जाती है और नहीं भर पाए हैं तो तनाव में रहते हैं। और ये कौन से मिट्टी के बने हुए लोग हैं, कौन से, मैं तो कहूंगा ये पापी हैं कि जो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ ऐसे गड्डियों में रखते हैं। और पाप इसलिए है कि देश की जनता लोकतांत्रिक तौर पर ये भरोसा करती है और हमारे राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने इसको सड़ा दिया है पूरे तंत्र को। आप सोचिए जरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, बड़ा आसानी होती है क्योंकि ये कभी पता नहीं चल सकता। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास किसी का धन है या मैंने किसी के पास धन रख दिया तो जब तक हम स्वीकार न करें कोई ट्रेल नहीं पकड़ सकती। लेकिन ट्रेल एक चीज तो पकड़ रही है और वो ये है कि ये जो पीयूष जैन है उसके पास अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति थी। जाहिर है चुनाव के समय में इतनी नकदी बिना किसी नेता के संपर्क के नहीं हो सकती। ठीक है, भोपाल से शिशिर चंद्र भालचंद्र का ये सवाल है, मैं आपके पास इसे अजीज साहब लेकर आ रही हूं। ये सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आज ही एक दिग्गज व्यवसायी के यहाँ छापा पड़ा जो भाजपा और विशेषकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी बताए जाते हैं। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के 4 से 5 दिग्गज व्यवसायियों के यहाँ छापा पड़ा है, वहां चुनाव है क्या? देखिए मीनाक्षी जी, हम पहले उत्तर प्रदेश की बात कर दें। उत्तर प्रदेश में जो अब तक छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के नहीं, सवाल टाइमिंग को लेकर है, जो टाइमिंग का आरोप लग रहा है उसे लेकर है। मध्य प्रदेश स्पेसिफिक सवाल नहीं है, टाइमिंग पर। अरे सुनिए, बिल्कुल छापा पड़ना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है उससे बिल्कुल पकड़ना चाहिए और छापा पड़ना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन जो यहां इंटेंशनली हो रहा है अपने हिसाब किताब को छिपाने के लिए, कोरोना पे जवाब न देना पड़े, महंगाई और कानून व्यवस्था पे जवाब न देना पड़े, आज नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, समाजवादी नेताओं को डराया जा रहा है। यह सबसे कष्टदायक है। यही पश्चिम बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, मध्य प्रदेश कहां नहीं हुआ। सवाल इस बात का है, आप खूब कालाधन पकड़िए, खूब छापा मारिए, लेकिन वो पूरा वक्त होता है, 5 साल का वक्त होता है। आज जब 1 महीना वक्त बचा है तो आप समाजवादी नेताओं के यहां छापा मार रहे हैं। ये लोग ITR भरते हैं, उस पर नोटिसेज आते हैं, चेक करना पड़ता है, तमाम बातें। एक बात, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति जरा उस पर मैं चर्चा करूं। देखिए कालाबाजारी और भ्रष्टाचार का बिल्कुल बोलबाला है। माननीय योगी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए ना, कल प्रोग्राम था मुरादाबाद में और वहां से 3 किलोमीटर दूर एक महिला का अपहरण हो गया। अभी देखिए कल प्रोग्राम था केंद्रीय मंत्री का। मैं बताऊं प्रयागराज में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो बार बार जाते हैं, वहां दिन दिहाड़े कल 4 लोगों का मर्डर हो गया। कानून व्यवस्था देखिए ना, तो इसका कौन जवाब देगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि इस पर सवाल ना करें, भाई खूब रेड मारिए, रेड मारना भी चाहिए, लेकिन चुनाव के वक्त आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? सवाल इस बात का है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी, जनता सवाल पूछ रही है, यह मसला है पूरा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे माननीय अखिलेश यादव जी का था, आप उतने वक्त तक आप इंतजार नहीं कर पाए, सुबह 7 बजे रेड मरवा दिया। आपके आरोप अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप तो चुनावी राजनीति में दिखाई देंगे। साल 2013 के कुछ आंकड़े पढ़ रही हूँ आपके सामने, क्राइम के साल 2013 के कुछ आंकड़े पढ़ रही हूँ। साल 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में 5047 हत्या के मामले सामने आए, अपहरण के मामले 11,183, बलात्कार के मामले 3,050, लूट के मामले 3,591, बलवा के 6,089, डकैती के 596, गंभीर वारदातें 38,779। ये साल 2013 के आंकड़े हैं। और इसके कंपैरिजन अगर मैं योगी राज में जो आंकड़े हैं उनसे करूं तो कुछ परिस्थिति पहले से बेहतर दिखती है और इसलिए आपकी सरकार भी देखिए उस समय गई। लेकिन जब हम आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, मेरा फिर से वही कहना है कि जो परिस्थिति चुनावों में इस वक्त दिखाई दे रही है कि क्या ऐसा वक्त आ गया है, और ये बड़ा सवाल है, मैं इसे डिबेट के कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर अब आप सबके पास लेकर आ रही हूं कि क्या चुनावी राजनीति में ये वो समय आ गया है जब हर किसी को अपना पीयूष जैन चाहिए या अपना पीयूष जैन जमीन पर उतारना होगा? इस पर मैं आप सबसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। आपसे शुरुआत कर रही हूं, प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कुछ लोगों ने पीयूष जैन पाल रखे थे। भारत की राजनीति में चुनाव के समय बड़े पैमाने पर
काले धन की पैरा इकोनॉमी खड़ी होती थी। नोटबंदी के कारण, डिजिटलाइजेशन के कारण, इनकम टैक्स, ईडी, जीएसटी इत्यादि विभागों के कार्यरत होने के कारण बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी। लेकिन जब 250 करोड़ रुपए पकड़े गए तो जो लोग अब बयान देते हैं कि हमारी रैलियाँ अच्छी हो रही थी इसलिए आपने हमारे व्यापारियों के पैसे पकड़वा दिए, तो इससे ये बात जाती है कि ये पार्टियां निश्चित तौर पर चुनाव में बड़े पैमाने पर काले धन का प्रयोग करती। जो काले धन का प्रयोग करेगा वो काले धन की व्यवस्था खड़ी करेगा, भ्रष्टाचारी व्यवस्था लाएगा। अगर कोई चुनाव में पैसा डालेगा, जनता को पैसा देगा, वो बाद में जनता से तिगुना वसूलेगा। और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ, बसपा के कार्यकाल में हुआ, ये स्थितियां बंद हुई। इस कारण जो है आज लोग इस बात पर कि पंपी जैन पर छापा पड़ गया तो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोज राय के यहाँ से 80 करोड़, मनोज यादव के यहाँ से 80 करोड़ रुपए अगर बेहिसाबी मिलती है तो उनको हिसाब देना होगा। प्रक्रिया है, उस पर आप राजनीतिक स्यापा करके हासिल कुछ नहीं करेंगे, सहानुभूति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता को काला बाजारी के विरुद्ध जनता के मन में पहले से ही जो है वो भाव बना हुआ है। शुक्ला जी, आपकी बात हो गई, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूँ सबसे। शुचि विश्वास जी, देखिए आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए। हाँ, देखिए जब ये ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था को पाताल लोक में पहुंचाने वाला कदम लिया गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, नोटबंदी ऐतिहासिक उपलब्धि सरकार की, उसके बाद काले धन का तो पूर्णतया सफाया हो गया था और आतंकवाद की कमर भी उसी समय टूट गई थी। तो कैसे ये अभी तक सब बकाया है, उस पर थोड़ा तो पहले तो संशय उत्पन्न होता है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, बिना सत्ता के संरक्षण के कोई भी आर्थिक भगोड़ा ना तो देश से भाग सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ललित मोदी गए थे तो सुषमा स्वराज जी से मिलकर गए थे, माल्या गया था तो उसका भी बाद में जेटली साहब से आ ही गया था, बाकी नितिन संदेशा और उपरानी। तो सरकार के पास अगर हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, शुक्ला जी सत्ता में है, सीडीआर सार्वजनिक करें, दूध का दूध लीजिए, पानी का पानी। क्या आपका आपस में विवाद हुआ, क्यों आप अन्य दलों को लपेट रहे हैं? बाकी आप कितना कर देंगे, राहुल गांधी से संबंध भी निकल आएंगे, चरम पर चल रहे हैं काला बाजारियों के। महोदया, आपने देखिए, मैं जो सवाल लेकर आ रही थी, मैं एक बड़ी तस्वीर की बात कर रही थी। डिबेट के अंतिम पड़ाव में मैं एक बड़ी तस्वीर की बात कर रही थी जब मैंने ये सवाल पूछा कि क्या परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं भारतीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में खास तौर पर, जहां हर किसी को अपना एक पीयूष जैन चाहिए। इशारा इस तरफ है कि चुनाव इतने खर्चीले होते जा रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया इतनी महंगी होती चली जा रही है कि इस लेवल की कैंपेनिंग और इस लेवल पर प्रचार करने के लिए आपको ऐसे धन कुबेरों की जरूरत पड़ती है। अजीज साहब, देखिए इसकी जननी भी भारतीय। देखिए मीनाक्षी जी, अजीज साहब से मेरा सवाल है। अजीज साहब, देखिए मीनाक्षी जी, आपका जो सवाल है ना, वो हर आदमी पे फिट नहीं बैठता है। आज प्रधानमंत्री महोदय जब उनकी रैली होती है, योगी जी की रैली होती है, अमित शाह की रैली होती है, पूरा सरकारी अमला लग जाता है, बसें ली जाती है, लोगों को पकड़ पकड़ ले जाया जाता है। लेकिन आप जरा समाजवादी पार्टी की स्थिति देखें, आप समाजवादी पार्टी में उत्साह है लोगों में, जो जनसैलाब उमड़ के जा रहा है, इतने कैबिनेट मंत्री, इतने सारे लोग लगे हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने आज ही नारा दिया है कि एक अकेला लड़ जाएगा, जीतेगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अकेले काफी है माननीय अखिलेश यादव जी, और ये 100 पर भारी है। एक बात आप जानिए, क्योंकि आज आपके पास जनता का सपोर्ट नहीं है, तो आज आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी लोगों का इस्तेमाल, क्योंकि आपने कानून व्यवस्था चरम पे कर दिया, बद से बदतर कर दिया, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और जनता में रोष है। हम जनता के साथ, हमारा गठबंधन है, और आपको ईडी, सीबीआई और आईटी से गठबंधन, आपको मुबारक हो। अजीज साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की है, मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। अजीज साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की है, प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने ये बात कही है, देखिए कि अगर एजेंसीज का ये दुरुपयोग उनके खिलाफ हो रहा है क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं, ऐसा कर रहे हैं। और आज जब अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने जो मुख्य मुद्दा वहां से उठाया कि बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों का क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, लिहाजा इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता ने नाराजगी जाहिर करते हुए रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर ही अगर वोट किया और यही मुद्दे उनको प्रभावित किए तो ये चुनौती आपके लिए होगी, वो भी तब जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, रोजगार के संदर्भ में प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय, अब मुझे लगता है कि मैं इनके बीच में नहीं बोला, सुन लें। आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी के कार्यकाल में CMIE का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.8% थी, जो 4.1% है। तो हमने बेरोजगारी नियंत्रित की, उत्तर प्रदेश की GDP डबल की,
उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम डबल किया। महामारी के 2 साल के बावजूद अगर उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल होती है, पर कैपिटा इनकम डबल होती है, बिजली 24 घंटे शहरों में, 18 घंटे गांव में आती है, 30 लाख मकान बनते हैं, 685 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनता है, अगर काशी कॉरिडोर का निर्माण हो जाता है, 5 एक्सप्रेसवे लगभग जो है पूरे हो जाने की स्थिति में हो जाते हैं, 40 साल से जो नहर नहीं बन पाई वह सरयू का शुरू हो जाती है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है फर्राटे से लोग चलने लगते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जहां कनेक्टिविटी के नाम पे 2 एयरपोर्ट हुआ करता था वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 5 आने की व्यवस्था हो जाती है। विकास के महामार्ग पर हम ले जा रहे हैं, लेकिन जो गुंडा राज वाले हैं, जो पुलिस को भैंसों को पकड़ने में सारा जिनका समय जाता था, जो गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारियों को माइनिंग से आने वाले भ्रष्टाचार के धन के कारण अपने कंधे पर हाथ रखवाते थे। बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने विकास कार्यों और आपकी सरकार ने जो काम किया आपने उनका जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन इसी बात पर तो सवाल उठता है फिर कि जब विकास मॉडल पर आप विश्वास करते हैं तो रैलियों में जो बयान होते हैं वो अब्बा जान से लेकर किस तरह से मंदिर, हिंदुत्व, इन सब राजनीति पर क्यों आके जो है ये आपके बयान सिमट जाते हैं, इसी बात को लेकर सवाल था। क्लोजिंग रिमार्क्स की लेकिन यहाँ पर बात थी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो मुद्दा मैंने उठाया था कि क्या चुनावी राजनीति किसको बुरा लग रहा है सर, किसको बुरा लग रहा है? मैं तो आपको असली मुद्दों की तरफ आपका ध्यान ले जा रही थी कि महंगाई पर और बेरोजगारी पर अगर जनता ने वोट किया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं थोड़ा आपको आईना दिखा रही थी सर, मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है। उनको अब्बा जान में उनके पुत्रों को सर ये जो आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं ना, ये जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, आज घर बैठा दर्शक इनको बहुत बेहतर तरीके से समझता है, बहुत बेहतर तरीके से समझता है, लेकिन जो रोजगार के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है ना, वो आपकी इस बात को समझ नहीं पाएगा। उसे समझाने की कोशिश करिए, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवाल मेरा हर्षवर्धन जी आपसे है, चुनाव क्या इतने महंगे और इतने खर्चीले हो चुके हैं, चुनावी प्रक्रियाओं का ये हिसाब है कि हर किसी को अपने पीयूष जैन की जरूरत है, आप ऐसा मानते हैं हर्षवर्धन जी? देखिए, ये संकट है और ये बहुत बड़ा संकट है कि या तो किसी न किसी पीयूष जैन की जरूरत पड़ जाती है या तो खुद ये व्यवस्था करनी होगी, और ये बहुत गंभीर संकट है। देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ हासिल कर लिया गया, लेकिन अगर ये चुनाव इस तरह से महंगे होते रहे, इस तरह से भ्रष्टाचार की जरूरत पड़ती रही, तो आप यकीन मानिए कि लोकतंत्र की बुनियाद में सीलन आएगी। वो नींव में सीलन आती है, वो दिखती है समय समय पर। लेकिन एक चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, ये एक पार्टी सत्ता में आएगी और विपक्ष वाले को बचा ले जाएगी, ये प्रचलन नहीं हो। अगर एजेंडे के ही तहत एक दूसरे को भ्रष्टाचार करने पर पकड़े तो भी जनता खुश हो जाएगी, बहुत सा भ्रष्टाचार इस बहाने भी साफ होगा, और डर तो रहे। वरना तो क्या होता था कि जब ठीक है कोई बात नहीं, सत्ता और विपक्ष मिल जाते हैं, एक दूसरे के अपराध पर, एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सच है कि चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि कैसे ये चुनाव इतने महंगे होने से बचे, भ्रष्टाचार इसमें न हो। और हमारा भी आज इस कार्यक्रम में प्रयास यही था, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है, और इसीलिए प्रयास यही था कि जब इन खबरों को देश की जनता घर बैठकर देख रही है, छापेमारी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग का आरोप, राजनीतिक आरोप, ये सब अपनी जगह, लेकिन जब ये चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है तो ऐसे में क्या राजनीतिक दलों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, कैंपेनिंग फंड करने के लिए धन कुबेरों की जरूरत पड़ती है, और फिर सत्ता में आने में इन धन कुबेरों को फिर वही सत्ताधारी दल क्या फायदा पहुंचाते हैं। तो ये जो पूरी एक चेन है, ये पूरा जो नेक्सस है, आम जनता इसे बखूबी समझती है। जनता के हाथ में ताकत है वोट की, जिससे वो अपना फाइनल जवाब चुनावी लड़ाई में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चारों पैनलिस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।